नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। दिन भर आपने देखा कि एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन एनकाउंटर पर जिन लोगों को हमदर्दी हो रही है उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एनकाउंटर देख लीजिए, वांटेड लोगों का हुआ है, किसी आम व्यक्ति का नहीं हुआ है। तो हमदर्दी करने वालों से आज हम सवाल भी पूछेंगे और एनकाउंटर की पूरी कहानी बताएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कैसे एक्शन लिया है, कैसे हिसाब किया है, आज इसकी एक एक जानकारी में देने वाला हूं दर्शकों। और कहते हैं कि कर्मों का फल इंसान को जीते जी यहीं और इसी जिंदगी में मिल जाता है। जो बीज बोया वही फल काटना पड़ता है आपको। और 4 दिन के अंदर बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और उसका साथी तालिम अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। देख लीजिए आप, ये क्या कह रहा है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन इसने पहले किया क्या था, इसका कृत्य क्या था, ये देख लीजिए। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं राम गोपाल मिश्रा, जिसकी गोलियों से हत्या कर दी गई थी, गोलियों से भून दिया गया था और ठीक वैसा ही इलाज किया गया है जिसने गोली बरसाई थी उन गोलीबाजों का। ये आप देखिए, इसके एनकाउंटर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जो बड़ी बड़ी बंदूक लेकर हिंसा फैला रहे थे, अराजकता फैला रहे थे, अब चल नहीं पा रहे हैं वो। राम गोपाल के साथ जो ज्यादती की गई, उसे जलाया गया, उसके नाखूनों को कैसे खींचा गया, तोड़ा गया, मारपीट भी की गई, चोट के निशान भी सामने आए दर्शकों। यानी निर्मम हत्या उसकी की गई। और करने वाले कौन हैं, उनकी तस्वीर आप देख लीजिए, उनका हाल उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। और यूपी पुलिस हिंसा के बाद से ही बता रहा हूं आपको मैं, सरफराज जो भाग रहा था इसकी तलाश कर रही थी। और इसका जो साथी है, ये दोनों प्लानिंग कर चुके थे दर्शकों कि नेपाल भाग जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, नेपाल भाग पाते उससे पहले ही योगी की पुलिस ने अपने सर्च ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की और सरफराज की लोकेशन को पहले ट्रेस किया गया दर्शकों। इसके साथ एक और था, मोहम्मद तालीम। साथ साथ दोनों की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन प्लानिंग को फेल कर दिया। फेल किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। लेकिन कैसे यह पूरा एनकाउंटर किया गया है दर्शकों, आइए जरा मैं आपको बता देता हूं कैसे एनकाउंटर हुआ। उत्तर प्रदेश की पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियारों को खोजने के लिए गई थी। हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर यह हमला करने लगते हैं। सोचिए आप, इनके हौसले इतने बुलंद थे। आरोपियों ने कई हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो दोनों को जख्मी कर दिया, पैर में गोली मारी। और पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल, गोपाल मिश्रा की जो हत्या की गई थी उसमें इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए हैं दर्शकों। लेकिन यह पूरी कार्रवाई हो चुकी है। अब इस कार्रवाई पर सियासत भी हो रही है, वो आपको आगे बताऊंगा मैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, जो वांटेड हैं, अगर उन पर एक्शन लिया जा रहा है तो आखिर क्यों पेट में दर्द हो रहा है। ये भूल चुके हैं कि ये योगी की सरकार है और उसमें हिसाब सबका होता है। देखिए रिपोर्ट। माफिया गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? केवल रामलला कोई विराजमान नहीं करते, माफिया और अपराधियों की राम नाम सत्य है की यात्रा को ही निकालने की तैयारी। तो अगर कोई सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगा या जहन्नुम होगा। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की लाइन बिल्कुल क्लियर है। अपराध अपराधियों के सफाए का तरीका, उनकी न्याय शैली से हर कोई वाकिफ है।
योगी समय समय पर बताते रहते हैं कि उनके राज्य में अपराध की कोई जगह नहीं है। लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। योगी की लाइन पर यूपी पुलिस लगातार काम कर रही है। बहराइच हिंसा मामले में तो योगी खुद एक पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। पीड़ित परिवार से योगी ने मुलाकात की, भरोसा दिलाया कि आरोपियों को बख्शेंगे नहीं। योगी ने जुबान दी थी तो यूपी पुलिस राम गोपाल के आरोपियों की तलाश में तेजी से जुटी हुई थी। लोकेशन का पता लगाया तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसी दौरान पुलिस को नानपुरा में हत्या में इस्तेमाल हथियार छिपे होने की बात पता चली तो पुलिस आरोपियों के साथ वहां पहुंची, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद मुठभेड़ में सरफराज और तालीम जख्मी हो गए। पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है। राम गोपाल को गोली मारने, उसे निर्ममता से मारने वाले आज खुद अपने पैरों पर चलने लायक नहीं बचे। देखा आपने, पैरों पर चलने लायक नहीं बचे हैं। और यह बात सच है कि योगी राज में अपराध का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कोई करेगा तो भरना पड़ेगा उसे। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में कह दिया है कि अपराधी चाहे कैसा भी हो उसका हिसाब होकर रहेगा। हिंसा, माफियागिरी, छेड़छाड़, किसी भी तरह के अपराध की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए आप। जो ऐसी हरकत करता है उसका क्या इलाज होता है, 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं, देख लीजिए आप। यहां अतीक अहमद ने कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसके बाद एक्शन हुआ था, पूरे गैंग पर एक्शन हुआ था। उसका सबूत नीचे दिखा रहा हूं, असद का एनकाउंटर, क्योंकि असद उस पूरे खेल में शामिल था। अतीक और उसका भाई जेल में थे। उसके बाद सुल्तानपुर में डकैती हुई, आपको याद है, और इसमें मंगेश यादव का भी हिसाब हुआ और उसके साथियों का भी हिसाब हुआ। दर्शक, अब क्या हुआ, एक हिंदू का सरेराह गोली मारकर मर्डर कर दिया जाता है। अब उसको भी उसी तरह से सजा दी गई है दर्शकों। और परिवार वाले तो कह रहे थे कि हमें खून का बदला खून चाहिए, और परिवार वालों ने ही कहा कि हमें बदला चाहिए क्योंकि हमारा राम गोपाल हमें छोड़कर चला गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माफिया अतीक आपको याद होगा ही, कैसे योगीराज में माफिया के गुनाहों का हिसाब हो रहा था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद का भी जब एनकाउंटर हुआ, उससे पहले परिवार वालों ने एनकाउंटर का डर दिखाया, लेकिन उस वक्त फरारी काट रहा असद भी पुलिस से सामना करने के बाद फायरिंग करने से पीछे नहीं हटा और मुठभेड़ में ढेर हो गया। अब असद एनकाउंटर जैसा ही राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में देखने को मिला। एनकाउंटर से पहले आरोपी हमीद सरफराज के परिवार वालों ने एनकाउंटर का डर दिखाना शुरू किया। दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है, न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। कोई कुछ भी कहे, डर कैसा भी दिखाए, लेकिन योगीराज में संदेश साफ है कि गलत करोगे तो भुगतना पड़ेगा। कानून के हिसाब से पक्का और पूरा हिसाब होगा। पूरा हिसाब हुआ है और जो वांटेड है उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। अब जिनकी तलाश की जा रही थी बीते 4 दिन से, और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरी तैयारी की थी कि अगर भागेंगे तो क्या हाल होगा, देख लीजिए। अब पुलिस ने दिन रात
दिन रात पड़ताल की और फिर उसके बाद एनकाउंटर का वो स्पॉट आप देख लीजिए जहां आरोपी आए तो अपने पैरों पर थे, लेकिन अब जा रहे हैं खाकी के सहारे। इन आरोपियों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को धोखा देकर भागने की कोशिश की और सोचिए यूपी पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। आरोपियों की हर चालाकी का जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि आरोपी सरफराज और तालीम ये बात समझ गए कि उनका बच पाना मुश्किल है। उन्होंने योगी की पुलिस के आगे घुटने टेक दिए और कैसे वो माफी मांग रहे हैं, उनका माफीनामा अब मैं आपको सुनवा रहा हूं, सुनाइए जरा। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। सुना आप कैसे ये माफी मांग रहे हैं। और अब मैं आपको राम गोपाल मिश्रा के आरोपियों के एनकाउंटर पर उन लोगों की प्रतिक्रिया सुनवाने वाला हूं दर्शकों, जो आपको किसी ने नहीं सुनाई, जो बार बार कह रहे थे कि हमें खून का बदला खून चाहिए, गोली का जवाब गोली से ही चाहिए। अब वो लोग क्या कह रहे हैं इस एनकाउंटर के बाद, सुनवाता हूं आपको। इनकाउंटर तो सही हुआ है, योगी से ही उम्मीद थी। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, जनता में शांति का माहौल है, कार्रवाई से हम लोग संतुष्टि में। बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, संतुष्ट हैं। आज के इस एनकाउंटर से सीधा संदेश दंगाइयों और दंगाई प्रवृत्ति के लोगों को जाता है, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ये सरकार बख्शेगी नहीं। इनकाउंटर हुआ है, ये बहुत सही हुआ है, ये सराहनीय काम हुआ और इनको बख्शा ना जाए। जितने दंगाइयाँ हैं सबके ऊपर बुलडोजर जो है मकान के ऊपर चलना चाहिए। गोली तो देख लिया आपने, अभी बुलडोजर का भी इंतजार है। जितना राम गोपाल के परिवार वाले वहां के स्थानीय आरोपियों के पकड़े जाने से खुश हैं, उतनी ही कई लोगों में कसक है। कसक क्या है पता है आपको? जिस तरह राम गोपाल मिश्रा को मारा गया वो बहुत अमानवीय था, दर्दनाक था। गलती की है तो कानून सजा देगा। राम गोपाल से बर्बरता का एक सबूत आज मैं आपको और दिखाने वाला हूं। यह मृतक राम गोपाल मिश्रा की बॉडी है। देखिए आप कैसे छर्रे बॉडी में लगे हुए हैं, जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो देख लें। अब इसके बाद देखिए पैर का अंगूठा, इसे निकाल दिया गया है, जला दिया गया है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बर्बरता है। देखिए जरा, ये पूरी की पूरी बॉडी है। राम गोपाल के नाखून से लेकर जब हम सर पर नजर डालते हैं तो वहां पर भी चोट के निशान हैं। और मैंने कल आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई थी दर्शकों, उसमें बताया गया था कि चेहरे पर चोट लगी हुई है, नाखून टूटे हुए हैं, क्या उन्हें खींचा गया है। अब यह तस्वीर गवाही दे रही है। क्या यह तस्वीर झूठी है? कैसे पैर में चोट लगी, कैसे सिर में चोट लगी? अगर नहीं की गई तो ये कहां से हुआ, ये सवाल भी है। अब सोचिए जरा, एक के बाद एक ये जब तस्वीर सामने आई तो कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। दर्शकों दिखाता हूं आपको इस रिपोर्ट में। गोपाल मिश्रा की बर्बरता से हत्या हो जाती है, लेकिन ना तो ओवैसी भाईजान की तरफ से कोई बयान आता है और ना ही समाजवादी पार्टी राम गोपाल मिश्रा को लेकर कोई पोस्ट या बयान जारी करती है। हाँ, राम गोपाल मिश्रा का समर्थन करने वालों को दंगाई का टैग दिया जाता है। अब जब योगी राज में अपराधियों में से 2 का एनकाउंटर हुआ तो फिर पुराना वाला राग अलापना शुरू कर दिया। एनकाउंटर को फेक बताकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू होने लगी, लेकिन राम गोपाल को लेकर एक शब्द तक नहीं बोला। ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। अखिलेश यादव आरोपियों के परिवार वालों को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन पीड़ितों पर कुछ नहीं कह रहे। उधर ओवैसी भाईजान भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। असद उद्दीन ओवैसी ने अपने पोस्ट में कानून की बात की है।
राम गोपाल मिश्रा की हत्या पर सारा विपक्ष मौन धारण किए हुए है, लेकिन अब वर्ग विशेष के आरोपी के एनकाउंटर पर योगी विरोधी ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। दर्शकों, जब उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो सियासत चरम पर रहती है, लेकिन अब एक और वजह सियासत की जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है और हमारी अगली स्टोरी में आपको दिखाने वाला हूं। अखिलेश यादव इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार? राहुल गांधी का, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, क्योंकि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने दावा ठोक दिया है, चुनाव है वहां पर और उत्तर प्रदेश में भी है। लेकिन अखिलेश किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव पूरी रणनीति के साथ आगे चल रहे हैं? और आज हम ये भी कहेंगे, जो दो लड़कों की जोड़ी है, क्या उस पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। लेकिन दर्शकों, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है राहुल और अखिलेश की जोड़ी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का पलड़ा भारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुकाबले समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत मजबूत है। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं और यहीं से कांग्रेस को बिना बताए, चर्चा किए जब ऐलान किया तो यह सुगबुगाहट तेज है, क्या जोड़ी टूटने वाली है? और अब प्लानिंग है राहुल गांधी पर प्रेशर बनाने की। शायद इसलिए बची हुई सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है और कांग्रेस से चर्चाओं का दौर चल रहा है। लेकिन अखिलेश कैसे राहुल पर प्रेशर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले देखिए अखिलेश यादव का बयान, सुनिए और समझिए उसके मायने क्या है। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें, सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। यूपी में अखिलेश यादव के पास मुद्दे हैं, इसलिए वो हावी नजर आ रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी और बाकी जितने भी साथी हैं उनकी टेंशन बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र से लेकर यूपी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर गुत्थम गुत्थी बनी हुई है। सीट बंटवारा होना जैसे जलेबी का कोना खोजने जैसा हो गया है। लेकिन यूपी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अखिलेश यादव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। न कांग्रेस से पूछा और न कुछ देने की बात कही। कांग्रेस सपा की लिस्ट को सिर्फ देखती रह गई। अब बची हुई सीटों पर अखिलेश राहुल गांधी पर दबाव बनाते दिखाई दे रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी सीट बंटवारे में वक्त से पीछे चल रही है। इस बीच अखिलेश यादव ने भी अपने सुर बुलंद कर दिए, कह दिया कि महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं तो ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें, सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में ज्यादा सीट मांग रही है और शायद इसलिए यूपी उपचुनाव में बची हुई सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है और ना ही अभी तक उसकी कोई सुगबुगाहट सुनाई दी है। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अखिलेश यादव राहुल गांधी पर क्यों प्रेशर बना रहे हैं, कैसे प्रेशर बना रहे हैं। आइए जरा आपको समझाता हूं, इस तराजू से समझिए। सपा की प्रेशर पॉलिटिक्स क्या है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, इसलिए राहुल गांधी का वजन ज्यादा है क्योंकि 37 सीट है और अखिलेश 2 पर अटके हुए। लेकिन अब आ जाइए उत्तर प्रदेश और यहां पर भार देखिए। अखिलेश यादव 107 पर पहुंच गए तो राहुल गांधी 2 पर अटके हुए। यह तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर थी। अब आ जाइए उपचुनाव में क्या होगा। उपचुनाव में तो बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि लोकसभा हाल ही में बीता और अखिलेश यादव ने 37 सीट उसमें हासिल की है, कांग्रेस के पास 6 है। तो किस आधार पर राहुल गांधी को सीट दे दें, यही तो कोशिश कर रहे हैं।
अखिलेश यादव प्रेशर बनाने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तार सीधे सीधे महाराष्ट्र से वो जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन लोकसभा चुनाव में तो ठीक चला। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा 37 सीट जीतकर बड़ी पार्टी बन गई, तो कांग्रेस 6 सीटों पर जीत गई। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अपना दावा मजबूत रखते हुए, हालांकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जल्द महागठबंधन की बात सामने आ जाएगी, करेंगे क्या करेंगे। लेकिन आप सोचिए, एक के बाद एक प्रेशर पॉलिटिक्स कैसे अखिलेश बना रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा, बहुत जल्दी तय हो जाएगा। साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये दो लड़कों की जोड़ी क्या टूटने वाली है या फिर साथ चलेगी? आइए जरा आपको यह भी मैं बता देता हूं। दो लड़कों की जोड़ी, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर ऐलान नहीं हुआ। अब अखिलेश ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को लेकर खबर है कि गाजियाबाद सीट को लेकर सहमति बन गई है। खैर सीट सपा अपने पास रखना चाहती है। खैर सीट पर समाजवादी पार्टी ने खुद को दमदार बता दिया है और मीरापुर सीट देने से सपा ने इनकार कर दिया है। तो राहुल जाएंगे कहां? कांग्रेस ने गाजियाबाद खैर सीट मांग ली, मीरापुर सीट को लेकर भी अपनी दावेदारी ठोक दी है, लेकिन अखिलेश इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, क्योंकि अखिलेश यादव अभी बची हुई सीटों पर फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे, क्योंकि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में, यानी इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं। और उसके पीछे की वजह आपको पता है, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। अब उन्होंने वहां भी दावा ठोक दिया है, अगर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीट मिलती है तो इसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। अखिलेश यादव कांग्रेस को भी उसकी मांगी गई सीटें दे सकते हैं, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र में ज्यादा सीट चाहिए। अब सोचिए दर्शकों, महाराष्ट्र में अखिलेश यादव सीट मांग रहे हैं, तब जाकर वो उत्तर प्रदेश में देंगे। लेकिन और संभावना है, वो संभावनाएं क्या है वो भी आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 2 ही विधायक हैं, तो आपको पता है, लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के भी 2 विधायक हैं। यहां पल्ला बिल्कुल बारी बारी से चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मांगी गई सीट मिल सकती है, तो महाराष्ट्र में सपा को मनचाही सीट मिलेगी, तभी यह संभव हो सकता है, नहीं तो नहीं देंगे राहुल गांधी को। और आप सोचिए दर्शकों कि जब ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो हम बार बार कह रहे हैं कि इस जोड़ी में दरार आ सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आपको याद है, कहा बटेंगे तो कटेंगे, और इसी लाइन को लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंपैक्ट दिखाई दिया। नतीजा रहा कि बीजेपी ने तीसरी बार रिकॉर्ड जीत हासिल की। लेकिन हरियाणा के बाद अब इस लाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, सीधा संदेश यही है कि इसी लाइन पर आगे बढ़ा जाएगा। और इसलिए विपक्षी खेमे में टेंशन बढ़ गई है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि बटेंगे तो कटेंगे का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से क्यों है? बयान दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन असर कहां हुआ हरियाणा में? अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जहां उपचुनाव होना है वहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कनेक्शन यहीं से जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर इस लाइन पर चले तो महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस और सपा का गठबंधन अभी पूरा नहीं हो पाया है, वहां पर भी जीत बीजेपी को मिल सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाली जो लाइन सेट की, जिसके बाद सनातनियों के एक होने के एग्जाम्पल सामने आने लगे, उसके बाद से वो लगातार विरोधियों के निशाने पर है। शुरुआत यूपी से हुई। सबसे ज्यादा परेशानी समाजवादी पार्टी को है,
तभी तो बयान की तुलना अंग्रेजों से कर रहे हैं। तो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उनसे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? हर बार की तरह अखिलेश यादव की बात को आगे सांसद अफजाल अंसारी ही ले जा रहे हैं। बटेंगे वाले बयान पर भी अफजाल ने निशाना साधा है, लेकिन बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बटोगे कटोगे का नारा दिया गया। ये नारा नहीं, कोड वर्ड है। एक बार आई तो जो हुआ उन अराजक तत्वों के लिए कोड वर्ड है कि आप जो कुछ करना है कर दो। कि हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटकर जो राजनीति की गोटी सेट करते थे वो संभव नहीं है। इसीलिए अफजाल अंसारी इस तरह का बयान दे रहे हैं। अफजाल अंसारी से मेरा सवाल है कि आप तो अपराध और अपराधी की दुनिया में रहे हैं, क्या कटने बटने का कोई कोड वर्ड अपराध की दुनिया में आप लोग इस्तेमाल करते थे? सियासत होती है, होती रहेगी, लेकिन सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी और मोहन भागवत से लेकर हिंदू धर्मगुरु एक ही बात कह रहे हैं, एक साथ रहना है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना होगा। लेकिन आप कल 18 अक्टूबर है, याद है आपको, सुबह 9 बजे से लगातार राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में जरूर जुड़िएगा। राजनीतिक जगत की हस्तियां आएंगी, कला जगत की हस्तियां आएंगी और सबसे बड़ा समागम रहेगा इस मंच पर। तो सुबह 9 बजे होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे न्यूज का एक्सरे में रोचक जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार।